अस्तु तर्हि हाँ, तो हम अब पढ़ते हैं शिक्षा का इतिहास। ठीक है, तो शिक्षा के इतिहास में हमने प्राचीन काल पढ़ लिया था, याद है आपको? जी प्राचीन सर। शिक्षा करके टॉपिक था। तो जी प्राचीन सर, काल की शिक्षा प्रैक्टिकल। हो गई, है ना? तो प्राचीन काल की शिक्षा तो आपको पता ही है लगभग लगभग। और जी सर, आधुनिक काल गुरुकुल के की हमने शिक्षा। आयोग वगैरह पढ़ लिए थे। आधुनिक काल में कैसे कैसे शिक्षा बताई गई थी जी वो सर। भी पढ़ लिया था, है ना? तो वो दो चीज तो दोबारा आ जाएंगी। उसके बाद थोड़ा मध्य काल को देखना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल से, है ना? जी सर। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है? मैं खाली बात रहा सर हूँ। ये टॉपिक शिक्षा शास्त्र चल रहा है ना? शिक्षा शास्त्र नहीं, इतिहास, शिक्षा का इतिहास, ओके। है ना? यही था ना? जी ठीक है। सर। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। ठीक है, ये तो पता ही है सबको कि हमारी प्राचीन शिक्षा कैसी थी? आत्मबोध के लिए थी, मुक्ति परक थी। ये हमारा अंतिम उद्देश्य क्या था? कि हम सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाए, ऐसी हमारी मुक्ति हो जाए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार कह रहा है कि प्राचीन काल में कि वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकित करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शिक्षा क्या है? हमें मार्गदर्शन कराने वाली चीज है, मतलब हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग के शिक्षा का उद्देश्य था तत्व साक्षात्कार। ठीक है, तत्व साक्षात्कार समझते हो? हर चीज को अलग अलग जानना, क्यों, कैसे, कब, ये सब। ठीक जी है, उसके बाद ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि, विप्र, वैधस, कवि, मुनि, मनीषी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया। वैदिक संहिताओं में जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग, अध्ययन, श्रवण, मदन, निधिध्यासन आदि वैदिक शिक्षा रही। ठीक है, उन्होंने क्या काम करा कि तत्वों का क्या कर रहे थे? वो अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, और जैसे जैसे उन्हें तत्वों का साक्षात्कार होता चला गया, उन्हीं को वो मंत्र रूप में संग्रहित करते चले गए, तो और भी आगे ग्रंथ बनते चले गए। ठीक है, उसी को वो अध्ययन किया करते थे। फिर विद्यालय, गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुग्रह इत्यादि नाम से विदित थे। ठीक है, विद्यालय को हम इन्हीं नामों से जानते थे प्राचीन समय में। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी षडंग वेद का अध्ययन करता था। ठीक है, षडंग वेद का मतलब आपको पता ही है, सब बता दिया था। जी सर। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था, और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य कुलवासी आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, ये नाम हम सब ध्यान में रखना। मंत्रों के दृष्टा अर्थात साक्षात करने वाले ऋषि अपनी अनुभूति और उनकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी अंतेवासी को देते थे। ठीक है, ऋषि क्या करता था? तत्वों का साक्षात्कार करता था। ठीक है, फिर उनको मंत्रों में निमित्त करता था, फिर वही ज्ञान वो अपने ब्रह्मचारियों को, अपने विद्यार्थियों को देता था। ठीक है, गुरु के उपदेश पर चलता हुआ वेद ग्रहण करने वाला व्रताचार्य सुश्रुति होते थे, मतलब श्रुत युक्त, मंत्रों से युक्त होते थे। वेद मंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्रों का पारायण कराते और ब्रह्मचार्य उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। जैसे मैंने आपको एक दिन उदाहरण करके बताया था, है ना? याद है किसी को? पहले जमाने में कैसे करते थे शिक्षा? जी सर। गुरु सामने बैठा रहता था, वो बोलता था, फिर विद्यार्थी उसका अनुकरण करता रहता था। ऐसे ही कई कई बार करते रहते थे। तो उससे क्या करते थे?
याद ये कर लेते थे शिक्षा तो पारायण हमें कर। रामायण में भी देखने को मिलती है। हाँ, तो वो वैदिक काल की शिक्षा के लगभग ही होता है वो। इसके पश्चात अर्थबोध कराया जाता है। ठीक है, पहले मंत्र को याद करा दिया, उसके बाद अर्थबोध करा दिया, उसके बाद ब्रह्मचर्य चले जाते थे। इसके पश्चात अर्थबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, ये था, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक समझा जाता था। क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य स्त्रियों के लिए भी आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कि जो विद्यार्थी है 25 साल के बाद क्या है, वो अपना ब्रह्मचर्य खत्म करके ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाते थे, है ना। लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ जी ऐसे सर। भी थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करते थे। ठीक है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, है ना, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था। तो ऐसे ब्रह्मचारी को हम हनुमान जी। नैष्ठिक, हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई स्त्री है जो आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करती है तो उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ठीक है। जी सर। हाँ, यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो, इसलिए होता, उद्गाता, अद्वयु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आगे जब प्रकरण आएगा ना वेदों का, तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, वैसे ये समझ लो कि हर एक वेद के एक एक तत्व होते हैं, जिसमें से ऋग्वेद का होता है क्रमशः उद्गाता, अद्वयु और ब्रह्मा। ठीक है, ऐसे जी अलग सर, अलग होते थे। ये चारों ऋत्विक है। हाँ, ठीक है, तो उस समय बताऊंगा। तो वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त इनके पाठ्य होते थे। ठीक है, इनके लिए क्या था, पाठ्य सामग्री, ये सब चीजें। उसके बाद 5 वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। ठीक है, विद्यार्थी को पढ़ने के योग्य तभी समझा जाता था जब वह उपनयन संस्कार को प्राप्त कर लेता था। उसके बाद 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, 11वें वर्ष में क्षत्रिय और 12वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। ठीक है, अब इतने इतने वर्षों में इनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अधिक से अधिक यह 16, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में होता था। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष वेदाध्ययन करते थे, तब वे स्नातक कहलाते थे। ठीक है, तो इन्हें कम से कम कितने साल रहना पड़ता था, कम से कम 12 साल गुरुगृह में रहना ही रहना था, तब वो स्नातक कहलाते थे। सर, शूद्रों के लिए कोई आयु नहीं थी शिक्षा की? शूद्रों के लिए तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उनके आयु को भी नहीं बताया गया। ठीक है, उसमें तो यह है, किसी शूद्र ने शिक्षा ले ली तो ले ली, नहीं ली तो नहीं ली, उसके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, जी सर। हाँ हाँ। इसके बाद समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी। ठीक है, हम देखते भी हैं। कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट? रघुवंश में है, पढ़ा है किसी जी ने? सर, है रघुवंश में। हाँ, तो वहां महाभारत पर में भी देखने है, को। एकलव्य। हाँ, उसके बाद समावर्तन के पश्चात भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के समय ब्रह्मचारी दंड, कमंडलू, मेखला आदि को त्याग देते थे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के तो ब्रह्मचर्य कुछ निशान होते थे, जैसे दंड, कमंडल और मेखला इत्यादि को क्या करते थे, त्याग देते थे। ठीक है, इन सब के बारे में पता है ना, दंड, कमंडलू, मेखला इत्यादि के बारे में? नहीं सर। ठीक है, दंड होता था एक लाठी, चल ब्रह्मचर्य कमंडल आश्रम, जो वो जल लेकर जाते थे। हाँ, उनका एक पात्र होता था। ठीक है, और मेखला तांबे घास की का। बनी हुई एक ऐसा कपड़ा सा होता था। ठीक है, तो मेखला होती थी। इन सबको फिर वो छोड़ देते थे। फिर मेखला क्या सर, कपड़ा होता था एक? हाँ, एक तरह से वो घास फूस का बना होता था लगभग। जी सर। ठीक है, हाँ। ब्रह्मचर्य व्रत में मेखला की भी ना कई सारी परिभाषा है। कोई इसे धागे के रूप में भी मानता है, ये एक तरह से जो
घास का बना हुआ एक धागा, उसको आप कमर पे बांध लो तो वो मेखला सर कहलाएगा। वो जो, ऐसे ऐसे कई हाँ सर, परिभाषा जो है। अंगूठी की तरह बन जाता है। हाँ। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का निषेध था, अब से उनका उपयोग हो सकता था। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद में प्राचीन भारत में इस प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और न ही कोई उपाधि ही दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए पाठ को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है कि नहीं किया है, इस बात का ज्ञान क्या गुरुजी कर लेते थे, किया है कि नहीं, इसका पता आचार्य सर लगा लेते षष्ठ थे। का मतलब क्या होता है? षष्ठ, षष्ठ कहाँ? सर अभी ऊपर वाली लाइन ये में गए। पाठ है दरअसल, यहाँ पर वो क्या गलती हो गई टाइपिंग में, पाठ को अच्छा समझा सर सर है। सर समझ गए। समझ गए ना, वो बहुत सारी अभी ऐसी हाँ गलतियां आती हैं। जी। हम्म। नहीं सर, मतलब वैसे तो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे लगा ठीक कोई है, वो विशेष शब्द होगा इसीलिए। नहीं तो क्या है कि उस समय क्या था, परीक्षा की प्रणाली नहीं थी जैसे हम आज देखते हैं कि परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, कोई वहां पे गुरुजी काम चेक नहीं करते थे आपका रोज बैठ के कि आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, वो अपने आप ही पता लगा लेते थे कि आज बच्चे ने स्वाध्याय किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इतना पता लगाने के बाद तो फिर उसको उसी तरीके से उपाधियां भी दी जाती थी, और उपाधियां उस तरह की हुआ नहीं करती थी जैसे आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उस समय क्या होता था, गुरु के नाम पे शिष्य को जाना जाता था, शिष्य को गुरु के नाम पे जाना जाता था, ऐसा भी होता था। सर सर जैसे जैसे आयुर्वेद में जाना जाता है। हाँ, तो आप जैसे आपके बारे में पूछेगा तो आपने कहाँ से अध्ययन किया, तो आप गुरुजी का नाम ले दोगे तो बस आपकी डिग्री विग्री सब वहीं पे सिद्ध हो जाती है कि हाँ आपको इतना ज्ञान है, आपने उस गुरु से इतना पढ़ाई करी है तो मतलब इतना ज्ञान आपके पास है। ऐसे आपका जो है ना बायोडाटा वहीं से पता चल जाता था। सर जैसे ठीक है, आज विद्यावारी में पूछ लिया जाता है किस टीचर के अंडर की है तुमने। हाँ हाँ, तो ऐसे। उसके बाद ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में लगे रहते थे तथा वाद विवाद और शास्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाला था नहीं। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनपुरी, जगदिल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, इन जगहों पे क्या था, शिक्षा लेने छात्र जाया करते थे। ठीक है, इसमें से काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये तो फेमस जगह है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत में एर्नाकुलम, सलोतिक, तिरुमुदुक, क्या है, तिरुमुकुदल, मलकपुरम, तिरुवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। ठीक है, अग्रहारों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार शताब्दियों से होता रहा। अग्रहार मैंने बताया था, आपको याद है अग्रहार? हाँ सर, वो जो भूमि दान दी जाती थी हाँ ब्राह्मणों हाँ, को बहुत शायद। बढ़िया, वो जो राजाओं के द्वारा दी जाती थी उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता था। उसके बाद कादीपुर और सर्वज्ञपुर के अग्रहार विशिष्ट शिक्षा केंद्र थे। ठीक है, उसके बाद प्राचीन शिक्षा प्राय वैयक्तिक ही थी, कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापन विद्यार्थी के योग्यता अनुसार होता था, अर्थात विषयों को स्मरण करने के लिए सूत्र, कारिका और सारणों से काम लिया जाता था। ये सारणों क्या होता है ये नहीं पता मेरे को। ठीक है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने के लिए बड़ी उपयोगी थी। भिन्न भिन्न अवस्था के छात्रों को कोई एक विषय पढ़ने के लिए सम केंद्रीय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था। सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कोई एक ग्रंथ के बृहत और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिए उपयोग में इसके लिए किए जाते थे, समझे जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि जो उस समय जो शिक्षा थी वो वैयक्तिक रूप से दी जाती थी। हर छात्र को इंडिविजुअल टारगेट किया जाता था कि हाँ ये बच्चा इस लायक है तो उसको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। उस पर शिक्षा थोपने का काम नहीं होता था। ठीक है, जैसा उसको आप जैसे जिस चीज में उसकी रुचि है उसको उसी प्रकार की शिक्षा दे। ठीक है, साधन क्या थे, कथा के द्वारा, अभिनय के द्वारा। ठीक है, ये सब साधन हुआ करते थे कि हाँ ये इन तरीके से छात्रों को हम सिखाएंगे। उसके बाद स्मरण रखने के लिए कि बच्चों को याद हो जाए,
उसके लिए उन्होंने क्या काम करा, सूत्रों का निर्माण किया कि हाँ भैया सूत्रों बच्चों को याद करा लो, बाकी की चीजें वो समझ जाएंगे, कारिका बना दिया, ठीक है ना। ऐसी ऐसी कई सारी चीजें बनाई। उसके बाद पाठ को और कंठस्थीकरण करने के लिए, मतलब बच्चे को पूर्ण अच्छे तरीके से वो याद हो जाए, इसके लिए उन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को रखा। जैसे हम तर्क भाषा पढ़ते हैं, तर्क भाषा पढ़ी है किसी ने? जी सर। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें आते हैं ना बीच बीच में कि आपने ये तो कह दिया लेकिन ये तो ऐसे होता है, फिर उस बात को दूसरा बंदा कहता है कि नहीं जी आपकी बात भी ठीक है जी, हमारा पक्ष ये था, हमारे कहने का मतलब ये था। तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में क्या था, वाद विवाद होता था, इससे क्या होता था, वो विषय मजबूत हो जाता था, ठीक है। इसी प्रकार क्या थे उस समय की शिक्षण व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। उसके बाद अब उन्हीं चीजों को क्या सूत्र वृत्ति भाष्य और वार्तिक इस विधि के द्वारा हम पढ़ते थे, ठीक है। बौद्ध और जैन की शिक्षा पद्धति भी इसी प्रकार की थी, ठीक है। जो बौद्ध और जैन शिक्षा व्यवस्था थी वो भी लगभग इसी के अनुसार ही थी, ठीक है। जी सर। सर कारिका क्या होती है? कारिका जैसे सूत्र होती है ना, जैसे सूत्र होते हैं, जी सर। लगभग उसी की तरह ही कारिका होती है। है। जरूरी नहीं है तर्क संग्रह में होती है। कारिका क्या होती है, जैसे किसी बात को कहना है और वो बात है बहुत गंभीर और बहुत बड़ी, तो उसको क्या काम करो, छोटे रूप में बता दो, तो उसे कारिका के रूप में बता देते हैं। जैसे आपको 10 नाटकों के 10 प्रकार है ना, तो उन 10 नाटकों के प्रकार को आप अलग अलग याद कराने से अच्छा है उनको एक श्लोक में बना दो। तो जो श्लोक बन के आएगा ना, उसे हम 2 लाइन के जो श्लोक होगा उसे हम कारिका कह देंगे, समझ गए? जी सर, मतलब शॉर्ट। हाँ शॉर्ट कर देंगे, नाटकम माता प्रकरणम भाण व्यासम योग विकार, ऐसे करके 2 लाइन में पूरा बता दिया हमने कि ये जी 10 प्रकार के ये होते हैं। बच्चा उसमें से समझ जाएगा कि हाँ भैया ये 10 होते हैं, उसको कारिका याद करा देते हैं, तो मतलब उसे 10 प्रकार के नाटकों का पता चल जाता था। फिर अब देखते हैं आगे, मध्यकाल आ गया। अब वैसे हमने प्राचीन काल तो पढ़ ही लिया था। उसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामिक शिक्षा का प्रचार होने लगा, ठीक है। हमें पता ही है कि मुस्लिम साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वो लगभग मध्यकाल के लगभग 1500 के ईस्वी के लगभग उनका काल चालू हुआ था, है ना। जी फिर फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे, ठीक है। हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने लगे। जो हिंदू साम्राज्य जो समाज था, जो संस्कृत पढ़ता हुआ आ रहा था, अब वो क्या अरबी और फारसी भी पढ़ने लगा। बादशाहों और अन्य शासकों के व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है। अब क्या था कि बादशाह को जिस प्रकार के नौकरों की जरूरत होती थी, ठीक है, अब उसे मान लो आपको वो बनाना है, रसोईया बनाना है, तो उसे क्या करते थे, उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार की उसकी तालीम हो जाती थी। क्योंकि इसको सब चीज पढ़ा दो, लेकिन सब उसी के अनुसार होना चाहिए कि इसको यही बनना है, ठीक है। उसका निश्चय कौन करता था, वो बादशाह करते थे या जो वहां के शासक होते थे वो करते थे, ठीक है। इस्लामी शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य होता था, ठीक है। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनती गई, साथ ही मकतबे, मदरसे और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी, ठीक है। इस्लाम में क्या बनाया उन्होंने, मस्जिदें बनाई। जब मस्जिदें बनी तो उसके साथ मकतबे बने और मदरसे और पुस्तकालय, ये तीन शब्द याद रखना। ये क्या है, ये भी अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। पुस्तकालय में भी बंदे पढ़ते थे, मदरसों में पढ़ते थे और मकतबों में पढ़ते थे, ठीक है। तो जो पुस्तकालय का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें मध्यकाल में मिला, ठीक है। इससे पहले हमें पुस्तकालयों का वो इधर से नहीं मिलता। इससे पहले हमें जब हम जाते हैं नालंदा वल्लभी ऊपर जब जाते हैं, तो वो ज्यादा ऐसा नहीं था कि ज्यादा वो प्राचीन समय था, वो लगभग मध्यकाल से थोड़े से ऊपर का ही समय था। तो वहां पर भी हमें पुस्तकालय देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के, ठीक है। मकतबे क्या होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, जैसे हम लोग आज देखते हैं ना, प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, छोटी शिक्षा, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी वगैरह या सेकेंडरी स्कूल, वो उच्च शिक्षा के केंद्र हो गए, ठीक है। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी,
विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों का कंठस्थ करते थे। वे पढ़ना लिखना, गणित, अर्जी नवीसी और चिट्ठी पत्र भी सीखते थे। अब ये अर्जी नवीसी क्या है ये नहीं पता, बाकी तो सब आपको पता ही है, चिट्ठी पत्र भी सीखते थे। इसमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे। उसके बाद मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे। ठीक है, वहां प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी, कहीं कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। अध्यापन फारसी के माध्यम से होता था। अरबी मुसलमानों के लिए अनिवार्य पाठ्य विषय था। ठीक है, अरबी पढ़ना ही पढ़ना था। छात्रावास का प्रबंध किसी किसी मदरसे में होता था। दरिद्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी। अनाथालयों का संचालन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी। हस्तलिखित पुस्तकों पढ़ी जाती थी और पढ़ाई जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या हमें देखने को मिला कि पहले तो मकतबों में विद्यार्थी पढ़ के आ रहा है, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, मदरसों में जा रहा है। मदरसों में से क्या मिल रहा है, धार्मिक शिक्षा मिल रही है, और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अन्य प्रकार की कई प्रकार की जो प्रचलित शिक्षा थी वो भी उसे मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो अध्यापक थे वो सरकार नियुक्त करता था, जो वहां का शासन था वो नियुक्त करता था, या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, कोई बड़ा सा आदमी हो गया, चल नहीं भैया मेरे नजरों में तो ये बढ़िया है, तो उसकी नियुक्ति ऐसे भी हो जाती थी। ठीक है, उसकी जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सिफारिश लगा के भी नियुक्ति हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद अध्यापन का जो विषय था, जो किस विषय से दिया जाता था, तो वो फारसी होता था। फारसी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता था, और अरबी भी इसका मुख्य साधन हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मदरसों में छात्रावास की व्यवस्था भी देखने को मिलती थी। ठीक है, और दरिद्र विद्यार्थी जो कमजोर वर्ग के होते थे उनको छात्रावास भी मुहैया कराया जाता, छात्रवृत्ति भी की जाती थी। उसके बाद राजकुमारों के लिए महलों के भीतर शिक्षा का प्रबंध था। राज्य व्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध संचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृह शिक्षक से प्राप्त होता था। ठीक है, जो राजकुमार थे उनको क्या था, कहीं बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वो अंदर ही रहकर राजमहल के अंदर ही रहते थे, और उसी के अंदर उनके टीचर आते थे और उनको वहां पर पढ़ाते थे। ठीक है, ऐसी हाँ ये सब। और फिर उनके लिए शिक्षा में क्या था कि राज्य व्यवस्था कैसे करनी है, सैनिक संगठन कैसे करना है, युद्धों का संचालन कैसे करना है। ठीक है, ये सब उनके विषय हुआ करते थे। राजकुमारियां भी शिक्षा पाती थी। ठीक है, शिक्षकों का बड़ा सम्मान था, वे विद्वान और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों को आपसी संबंध प्रेम और सम्मान का था। सादगी, सदाचार, विद्या प्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने की परंपरा थी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा नहीं थी। अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों पर शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वत्ता के विषयों में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता था। जीविका उपार्जन के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली, आगरा, बीदर, जौनपुर, मालवा मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन पाठन बराबर होता रहा। ठीक है, अब इसमें क्या हमें देखने को मिला है कि तो हाँ, इसमें अभाव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? कहाँ पर अभाव था? ये मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में, मतलब ये लाइन समझ नहीं आई। कौन सी लाइन में आ गए, मेरे को दिख नहीं रहा। सर सबसे लास्ट है जो, हाँ, मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा जो शिक्षा व्यवस्था थी छात्रों के लिए, जो बाहरी साम्राज्य था उनके लिए थोड़ी सी अलग प्रकार की थी, और जो राजघराने वाले थे उनके लिए थोड़ी सी अलग प्रकार की थी। ठीक है, जो शिक्षक थे उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद
जो शिक्षा थी वो कंठस्थीकरण वाली परंपरा हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो हमें वैदिक काल में देखने को मिला था वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद पढ़ाने का विधियां क्या होती थी? प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाता था, व्याख्या के माध्यम से पढ़ाया जाता था और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। ठीक है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं हुई होती थी। और क्या होता था कि बीच बीच में क्या करता था अध्यापक, वैसे ही जांच कर लेता था कि आप बच्चे को आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कई सारे उन्होंने शिक्षा के केंद्र बताए। उसके बाद जो लास्ट इनका क्वेश्चन था कि मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में, कि मतलब उन्होंने क्या काम करा था? अरबी, फारसी इत्यादि विषयों को उन्होंने प्रधानता दी, संस्कृत को प्रधानता नहीं दी। ठीक है, तो संस्कृत के जो लेखक थे, कवि थे, उनको क्या था? राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। फिर भी हमें यह देखने को मिला कि उस समय भी संस्कृत के काव्य, संस्कृत के नाटक, संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत के ग्रंथों की रचना होती रही, उनका पठन पाठन भी चलता रहा। ठीक है, उनको राज्य की तरफ से कोई मेहनताना नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी ये काम चलते रहे थे। ठीक है, यस सर जी। तो शाहजहां की सफा पंडित था, जगन्नाथ पंडित था। हाँ, ये मध्यकाल का नहीं था? नहीं, मध्यकाल का ही था वो। लेकिन क्या था ना कि सारे शासक एक जैसे नहीं थे। जब शुरू में जब इनका शासन हुआ था तो कट्टरपंथी लोग आए थे। उसके बाद समय के साथ जब वो यहीं पे रहने लगे तो यहाँ के वातावरण के साथ भी उन्होंने अपने आप को डालना शुरू कर दिया। तो जहां हम शाहजहां की बात करते हैं तो बहुत क्या था, नेक दिल ऐसे करके बहुत सारी बातें आती हैं उसके सामने निकल के कि उसके प्रकार उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऐसी बातें आती है। सर जब उसने हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने वाले को, तो फिर वो नेक दिल कहाँ से हो गया? अब वो सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, तो सोचने समझने की शक्ति सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं केवल उसी को जानते हैं ना। उसके बाद अब आता है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल में क्या हुआ? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथ से डाली गई। ठीक है, आधुनिक शिक्षा हमारे कहां से मिली है? यूरोपियों के द्वारा, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे उनके द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ गई हमारे यहाँ। उसके बाद उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मध्यरात ही उनका कार्यक्षेत्र रहा, धीरे धीरे कार्य क्षेत्र का विस्तार बंगाल में ही होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियां हुआ करती थी, जो आजकल हम देखने को मिल रहा है। हमें जो आज की शिक्षा पद्धति है ना, ये ईसाई परंपरा के द्वारा जो आई है, उस वही पद्धति हम देख रहे हैं कि रविवार को विद्यालय बनता और कई प्रकार की शिक्षा की श्रेणियों में हमें क्या है, बांट दिया गया है ना। और पहले क्या था कि किसी भी समय आप पढ़ते थे, सुबह उठ के तो आप गुरुजी आपको लेके बैठ के, हाँ चलो भाई पढ़ो, आज मैं इस समय पढ़ाऊंगा। कभी कभी गुरुजी का मन हुआ तो रात में गोष्ठी लगा ली 9-10 बजे कि चलो इस समय पढ़ेंगे, और कहानी के द्वारा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक नियत समय कर दिया गया कि आपको 9 बजे से स्कूल चालू करना है, 2 बजे बंद करना है, एक नियत समय कर दिया। ठीक है, और उसके बाद छुट्टियों का प्रावधान भी कर दिया कि ये छुट्टियां हुआ करेंगी। ठीक है ना, पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि कोई नियत छुट्टी कर दी गई हो कि हाँ भैया इस दिन आपकी परमानेंट छुट्टी रहेगी उस दिन, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिला। ठीक है, फिर प्रायः 150 वर्षों के बीते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से 1781 में कलकत्ता मदरसा कंपनी द्वारा और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज तो जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, तो कलकत्ता में जो मदरसा एक वो, और बनारस का संस्कृत कॉलेज, 2 चीजें जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किए गए थे। इनके सन है 1781 में और 1792 में बनारस का संस्कृत कॉलेज। ठीक है, बनारस में जो संपूर्णानंद है उसकी स्थापना हुई थी। हाँ, वही संस्कृत कॉलेज था पहले। उसके बाद
पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों को आर्थिक स्थिति सुधरते देख के जनता इधर झुकने लगी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इसके योग्य बना दिया। अब क्या था कि उस समय क्या था, भारतीय जो था शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी क्या चरमरा गई थी। अब क्या था कि लोग देखने लगे कि जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, जो उसमें जो टीचर बन रहे हैं उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, और जो हमारे गुरुजी हैं वो अभी भी मांग मांग के ही खा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों का झुकाव क्या था, अब पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा चला गया। ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, ये भी हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, ज्योतिबा फूले जी थे, उन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम स्त्रियों को शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि उन्होंने ऐसा उपक्रम चालू करा जो धीरे धीरे चला भी। उन्होंने और भी 2-4 जगह अपने ऐसे स्कूल खोले थे। तो वहां पे क्या था, लेडीज शिक्षक नहीं मिल रही थी, क्योंकि बच्चों को, लेडीज कन्याओं को पढ़ाने के लिए कन्या अध्यापक होना चाहिए, ऐसा आसपास के परिवेश से डिमांड आने लगी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा हो नहीं पा रहा, तो उन्होंने स्वयं पहला तो कुछ दिन स्वयं करा, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्या करा, इसके योग्य बनाया। तो पहली अध्यापिका जो भारत में बनी थी वो थी सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले की पत्नी। समझ गए? उसके बाद 1853 में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए एक समिति बनी। 1854 में वुड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेजे गए। संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान अवश्य समझा गया, और 1857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया, जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। अब ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रही थी, उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, अब तो हम यहाँ पे राज कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो 1854 में वुड ने क्या काम करा कि एक बहुत सारे नियम बना के क्या करे कि अपने कंपनी के पास भेजे कि हाँ भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने संस्कृत और अरबी फारसी 3 सब्जेक्टों को ऐसा रखा कि हाँ कि भैया अब इनको भी पढ़ाना चाहिए, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उसके अतिरिक्त इनमें भी ज्ञान है, इनको भी पढ़ाओ। तो लेकिन क्या हुआ कि 1857 में स्वतंत्रता के प्रति जो हमारा देश में युद्ध जो था वो चालू हो गया था, उसी समय से उसकी नींव पड़ गई थी, तो जिससे क्या हुआ, हमारी शिक्षा में की प्रगति में भी बाधा पड़ गई। ठीक है, उसके बाद 1916 तक भारत में 5 विश्वविद्यालय थे। ठीक है, और अब 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उसके बाद कौन कौन से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ओस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1981 में स्थापित हुए। ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो उस समय स्थापित हुए थे। ठीक है, और वो ये आज भी हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर में 1923, आगरा में 27, आंध्रा में 1926 में, अन्नामलाई में 1926 में ही एक उसमें क्या है, ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उसके बाद बंबई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास, इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, ये क्या थे, पहले से विश्वविद्यालय थे, लेकिन इनके ढांचे को फिर से बनाया गया, अच्छे से बनाया गया। कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा तथा अपराधी जातियों की शिक्षा में उन्नति होती गई। अब ठीक है, अब क्या थी व्यावसायिक शिक्षा, आपको पता है व्यावसायिक क्या है। ठीक है, उसके बाद स्त्री शिक्षा भी पता है आपको। मुस्लिमों की शिक्षा, ठीक है, अब उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम थोड़े से अलग अलग हो गए थे, कुछ हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का कुछ ज्यादा ही डंडोरा चल गया था, तो मुस्लिमों की शिक्षा भी कुछ चालू की गई। उसके बाद हरिजनों की शिक्षा, हरिजनों का मतलब जो नीचे जाति के लोग थे, जिन्हें हम शूद्र कहते थे, जिनके लिए शिक्षा थी ही नहीं, ठीक है, उनके लिए भी शिक्षा चालू की गई। उसके बाद अपराधी जातियों की शिक्षा,
अपराधी जातियों की शिक्षा में आपके आदिवासी लोग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो क्या स्वभाव से या किसी कारणवश किसी अपराध को प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को क्या है दोबारा शिक्षा में लाकर उनकी उन्नति की जाने लगी, ठीक है। जी सर। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ भारत में शिक्षा कैसी रही। उसके बाद भारत के लिए अंग्रेजों की शिक्षा नीति, ठीक है। फिर अंग्रेजों की कुछ शिक्षा नीति थी, वो क्या थी कि ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ। मिशनरियों पता है ना क्या होता है मिशनरिया? यस सर। क्या था मिशनरी? सर क्रिश्चियन के द्वारा खोला गया एक स्कूल होता था। हाँ, इसमें क्या होता था, वो अपने धर्म की शिक्षा दिया करते थे। इस काल में महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकॉले का घोषणा पत्र 1835, वुडवर्ड का घोषणा पत्र 1854 और हंटर आयोग 1842 सम्मिलित है। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो जैसे हमने मुसलमानों के समय में देखा था ना कि उन लोगों ने अपने हिसाब से एक शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को बनाया, ठीक है। उसके बाद भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रम कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। अंग्रेजों को इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था, उसके बाद क्या लॉर्ड मैकाले ने वो बनाया था शिक्षा नीति, उसमें क्या था कि संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना, साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेज को तैयार करना। इस प्रणाली के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकाले का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया। अब क्या किया कि मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति बनाई। उसमें क्या करा कि उसने हर प्रकार के लोगों के लिए थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की शिक्षा बना दी। जो ऊंचे लोग थे उनके लिए अलग शिक्षा, नीचे लोग वालों के लिए अलग शिक्षा, ठीक है। कुछ काम करने वालों के लिए कुछ अलग शिक्षा, दूसरे काम करने वालों के लिए दूसरे प्रकार की शिक्षा। तो उन्होंने क्या करा कि अलग अलग बना दिया, ठीक है। शिक्षा को बांट दिया, कई जगह बांट दिया। उससे क्या हुआ कि विद्वेष की भावना पैदा होने लगी कि भैया अब मैं आर्ट्स पढ़ गया हूं, मैं कॉमर्स वाले से नहीं बोलूंगा, बिल्कुल वो मेरे कोई मतलब का भी नहीं है। क्या मतलब, साइंस वाला अलग है अपना, साइंस वाला कहता है जी तू आर्ट वाला हट, परे हट, तुमको क्या पता, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे क्या विद्वेष की भावना भी ऐसे से पैदा करने लग गया, ठीक है, ठीक है। और जो इस प्रकार की शिक्षा नीतियां थी उसको लागू जो करने का जो मेन उद्देश्य था कि भारत का जो एकता और अखंडता था उसे तोड़ना था, ठीक है। कि जब अब क्या थे, हम सांस्कृतिक रूप से मजबूत थे, ठीक है। जब हमारी सांस्कृतिक रूपता को जब उन्होंने तोड़ा तभी वो हमारे देश पर राज कर पाए, ऐसा उनका माइंडसेट था, ठीक है। और जो इस प्रकार की शिक्षा नीति बनी थी उसको लागू भी उन्होंने किससे करवाया, अपने ही जो ईसाई मिशनरियां थी उनके जो स्कूल थे उनके द्वारा ही करवाया, ठीक है। जी सर। उसके बाद 1890 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव किया गया। हारगट समिति 1929 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर बल न देकर गुणात्मक उन्नति पर जोर दिया गया, ठीक है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य शिल्प आधारित शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास कर उसे आत्मनिर्भर आदर्श नागरिक बनाना था। मैकाले ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी सीखने से ही विकास संभव है। अब क्या था, 1890 में हम देख रहे हैं कि उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने क्या काम करा कि जो प्राथमिक स्कूल थे, जो छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे 5वीं तक के स्कूल, तो उन्होंने कहा कि आप इनकी संख्या बढ़ाओ मत, बल्कि जितने हैं ना उनको ऐसा बना दो कि उसमें छात्र आए और पढ़ के जाए। आप ऐसा मत करो कि आपने स्कूल तो बहुत सारे बना दिए और उसमें आप पढ़ा कोई रहा नहीं है, उसमें जो विद्या दी जा रही है वो किसी काम की नहीं है, तो ऐसे विद्यालय से फायदा क्या है, ठीक है। ऐसा भी ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था, ठीक है।
जी सर। उसके बाद गांधी जी ने फिर अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए। जिस चीज की बुनियादी शिक्षा से मतलब जिससे छात्र अपने जीवन में उन्नति कर सके। उसको आप शिल्प सिखाइए, उसको कोई काम धंधा सिखाइए, ऐसा बुनियादी शिक्षा छात्र को दीजिए। किसी न किसी प्रकार का उसे काम सिखाया जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, अब जब वो कुछ ना कुछ सीख लेगा तो कुछ ना कुछ फिर वो क्या अपना विकास तो अपने आप कर ही लेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जब वो आत्मनिर्भर बनेगा तो देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद मैकाले जी कहते हैं कि बात ऐसी है कि जो आप बात कह रहे हो ना कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, ये सब करना है, वो सब करना है, तो उसके लिए क्या है, आप अंग्रेजी की शिक्षा दो, अंग्रेजी की शिक्षा से ही सबका बेड़ा पार हो पाएगा। ठीक है, ये मैकाले का सुझाव था। ठीक है, सर उसके लास्ट बाद लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या सर लास्ट लाइन देखिए ना आप क्या लिखे, अंग्रेजी सीखने से ही मैकाले का सुझाव विकास था है कि या क्या है वो? अंग्रेजी सीखने से वो ही टाइपिंग विकास मिस्टेक है। संभव है, विकास संभव है। राइटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक। अब ठीक है, जी जी। ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। इसके बाद की तो हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई थी, है ना, अब तो खत्म ही हो गया। स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा मैंने आपको पढ़ाई दी थी, फिर भी देख लेते हैं। आजादी के बाद राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं नवीन शिक्षा नीति आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने की और गंभीर कोशिशें की गई। ठीक है, हमने पढ़ ही लिया था कि हमारी शिक्षा नीति की जो है ना वर्तमान समय में कैसी जा रही थी। ठीक है, आधुनिक तो हमने पढ़ लिया था ना। उसके बाद 1948-49 में विश्वविद्यालय के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों की बड़ी तत्परता के साथ क्रियान्वयन किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गुवाहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्नाटक, गुजरात में महिला विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर यादवपुर, वल्लभ भाई विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय आदि अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक है, ये क्या है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्व भारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया, विद्या भवन, महिला विश्व क्षेत्र में प्रशंसनीय वनस्तरीय विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय है। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे का नहीं दिखा। जी सर। नीचे का क्या चीज, कुछ रहेगा क्या इसमें? इसमें कुछ बचाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने कुछ इनकी व्याख्या की नहीं। ये सभी विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं, पंजाब विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय। ये क्या है, हमें 1949-50 के बाद में ही इन सब की स्थापना हुई है। ठीक है, और यही विश्वविद्यालय आज तक चलते हुए आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारी प्राचीन शिक्षा से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसे रही है? जी सर। हाँ, तो कोई बताए, प्राचीन वाली बताए पहले कोई। सर प्राचीन में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, वो भी श्रवण के माध्यम से। जो गुरु होते थे वो बोलकर शिष्य को याद करवाया करते थे, और शिष्य जो है वो भी गुरु का अनुसरण करते थे। जैसा वो बोलते थे उनके पीछे पीछे वो भी उसी बात को दोहराया करते थे। ठीक है, मध्यम युग में क्या था? सर मध्यकालीन युग की जो शिक्षा थी वो मुस्लिम पर आधारित थी। और उसमें जो शिक्षा थी जो मतलब राजा से संबंधित जो पुरुष होते थे उनको राजभवन में ही शिक्षा दी जाती थी। और मतलब इसका कोई एग्जाम नहीं होता था, और इसमें जब मन करता था वो तब मतलब जो शिक्षक होता था वो पढ़ा लेता था। लेकिन शिक्षक और जो छात्र होता था उसमें बड़ी मतलब प्रेम वगैरह होते थे, मतलब आदरणीय होते थे शिक्षक मुस्लिम कालीन समाज में भी। संस्कृत के लेखकों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, मदरसे हुआ करते थे, लेखकों पे ध्यान नहीं दिया आश्रय नहीं जाता मिलता था, था, फिर भी अच्छा करते थे। पठन पाठन था। हाँ,
शासकीय व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये जो है हमें देखने को मिलता है कि उस समय ये इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी कि उसमें संस्कृत का पाठ भी हुआ करता था। उसके बाद आधुनिक मकतब मदीना उसी में खोला गया। यस सर, आधुनिक शिक्षा जो थी वो लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत पर आधारित थी। उसी ने मतलब इसके जो बिंदु होते हैं उसका निर्माण किया, मतलब नियम का। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में जो हिंदू थे उनमें फूल डलवाना, जाति भेद का अंतर पैदा करना। और इसका मानना था कि जो नागरिक है उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर वो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही बन सकता है वो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो के द्वारा होता है। जी सर, और इसमें पढ़ने का भी टाइम फिक्स कर दिया था, जैसे मध्यकालीन और प्राचीन शिक्षा में नहीं था। हाँ बहुत बढ़िया सर। इसका मुख्य केंद्र मिशनरीज था। हाँ, मिशनरीज जो थे वो क्या थे, वो केंद्र हुआ करते थे, शिक्षा के केंद्र। उन्होंने अपने अपने विद्यालय खोल लिए थे, है ना। उसी में ही वो सारी चीजों को पढ़ाया करते थे। जैसे क्या था, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए, उनका स्कूल का नाम ही अलग हो गया, है ना। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब शिक्षा शास्त्र क्या होता है कि देखते हैं। किसी को पता है शिक्षा शास्त्र के बारे में? यस सर। हाँ बताओ सर। बीएड जो होता है उसी को शिक्षा शास्त्र कहते हैं, मतलब तो शिक्षा शास्त्री कहते हैं। ओह सॉरी सर। चलो जो शिक्षा के शास्त्र को पढ़ता है उसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। सर इसकी पहली लाइन में तो शिक्षा डेफिनेशन के बारे में बताते होंगे। हाँ, इसमें ये बताते हैं कि आपको पढ़ाना कैसे है ना। सर शिक्षा ग्रहण कैसे किया जाए, पागम ये सब। हाँ, आप जो स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, किन किन विधियों का प्रयोग करोगे, क्या क्या शिक्षण सूत्र होते होंगे ना, ठीक है ना। तो वो कैसे पढ़ाते हैं, उन चीजों का अध्ययन हम शिक्षा शास्त्र में करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र जेम पेडागोजी कहलाता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया के मतलब जितने भी शिक्षण, कैसे कैसे शिक्षण हो सकता है, ठीक है, उसका जो अध्ययन, जिसमें इन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पेडागोजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्यापन की शैली कैसे कैसे करोगे, उसमें नीतियां मतलब नियम क्या क्या होगा, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आवे। ठीक है, शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो अधिगम करता है, उसे वे सारी चीजें समझ में आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या है, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रिया होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था अंतः क्रिया एक बार क्या होता है, इसमें यह अंतः क्रिया होती रहती है और संपूर्ण अंतः क्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। ठीक है, शिक्षक इसमें क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्शन चलता ही रहता है। शिक्षक कुछ बात कह रहा है, फिर छात्र कुछ बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे से प्रभावित होकर उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की ओर, उस विशिष्ट दिशा की ओर हम आगे बढ़ते रहते हैं। बदलते समय के साथ
संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है, इसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण शिक्षा शास्त्र करता है। ठीक है, कि आज की जो शिक्षा जो हो रही है उस शिक्षा की क्या गति है और वो किस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, उससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है, इस चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, शिक्षा शास्त्र में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया शिक्षा शास्त्र किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं हम शिक्षण के सिद्धांत। प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए अध्यापक को कई बातों को जानकर उन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है, जैसे पाठ्य वस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार किया जाए, छात्रों में रुचि कैसे लाते हैं, अर्जित ज्ञान को बालकों के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए इत्यादि। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों के लिए इन आवश्यक बातों पर विचार करके अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है शिक्षा के सिद्धांत में कि जो अध्यापक है, ठीक है, वह जब पढ़ाता है तो उन्हें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे कि वो पढ़ाना चालू कैसे करे, शुरुआत कहाँ से करे, किस पॉइंट को पकड़ के पढ़ाना चालू करे। ठीक है, अब जब वो पढ़ा रहा है तो वो किस प्रकार पढ़ाए, ठीक है, कि छात्र बोर ना हो, छात्र जिसमें रुचि लोए और जो उनका ज्ञान है, ठीक है, वो जो ज्ञान है वो उनके लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा दो और वो किसी काम का ही ना हो। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना क्या है, वो शिक्षा शास्त्रियों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ है जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, क्रमशः देखते हैं। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। अब ये क्या है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, एक बार देखते हैं। बालक स्वभावतः ही क्रियाशील होते हैं, निष्क्रिय बैठे रहना उनकी प्रवृत्ति के विपरीत है। उन्हें अपने हाथ पैर व अन्य इंद्रियों को प्रयोग में लाने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं करने की क्रिया द्वारा बालक सीखता है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा अनुभव उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनकर रह जाता है। अतः अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करने द्वारा सीखने के अधिकाधिक अवसर मिले। ठीक है, इसमें क्या करना है कि छात्रों को क्या करना, उन्हीं से काम करवाना है सारा। ठीक है, इसमें क्या है छात्र जो शिक्षक है थोड़ा शांत रहता है, वो कम मेहनत करता है, इसमें छात्रों से मेहनत करवाता रहता है कि चलो आप ही करते रहो। हम भी देखते हैं कि जब क्लास में टीचिंग होती है तो अगर बच्चों को अगर एक तरफ से हम बोलते बोलते चले जाए तो क्या होता है कि बच्चा उसमें ऊब जाता है। ठीक है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहो। ठीक है, चल भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। ठीक है, तो क्या होता है जैसे क्लास में बुक पढ़ाना बच्चों को, मतलब खुद ना पढ़ करके बच्चों को बोलना कि आप पढ़ो। हाँ, तो ये भी क्या है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। ऐसे ज्ञान ऐसा भी क्या है वो आनंदित भी होते हैं, उनको लगता है कि हाँ भैया मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हें बोरियत भी महसूस नहीं होती। और जब वो ऐसी स्थिति में पढ़ाई करते हैं तो उनका जो ज्ञान है वो जो अनुभव है वो उनके व्यक्तित्व का स्थायी अंग भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। इसमें क्या है, अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है। ठीक है, अतः पाठ्य वस्तु में जीवन से संबंधित तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए, अर्थात वास्तविक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के लिए के तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए। यदि अध्यापक काल्पनिक अथवा जीवन से असंबंधित तथ्यों को ही पढ़ाना चाहेगा तो छात्रों की रुचि उसमें से हट जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना जब हम काल्पनिक चीजें बनाते हैं ना तो उतना इंटरेक्ट हम छात्रों से कर नहीं पाते। अगर हम उसको उसकी वास्तविक घटनाओं से ही बताएं कि जैसे तुम अभी सड़क से चल के आए तो बगल में आपको एक दुकान मिली,
वहां पर आपने एक डब्बा देखा, उसमें आपने एक चॉकलेट रखी हुई देखी, तो बच्चे को याद आता है क्योंकि वो वास्तविकता उसके साथ घट चुकी होती है, तो उसमें क्या उसका दिमाग भी लगता है। फिर आप उस चॉकलेट के बारे में बताओ, वो चॉकलेट आपको नहीं खाना चाहिए, तो बच्चे के दिमाग में खड़क जाएगी, अच्छा उस चॉकलेट के बारे में कह रहा है, तो वो वास्तविक होता है। ठीक है, और क्या उससे वो स्वयं सीखता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता हमें बहुत जल्दी सिखाती है। ठीक है, समझ गए वास्तविक जीवन से संबंध? जी सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हेतु प्रयोजन का सिद्धांत। जब तक बालकों को पाठ का हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णतया ज्ञात नहीं होता है, वे उसमें पूर्ण ध्यान नहीं दे सकते। केवल पाठ का उद्देश्य जान लेने से भी काम नहीं चलता। यदि पाठ का उद्देश्य बालकों की रुचि को प्रेरणा देने वाला हुआ, तो उनका पूरा ध्यान उस पाठ को सीखने में लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो बालकों का उद्देश्य है, ठीक है, जब तक छात्र उन उद्देश्यों को नहीं जानेगा, तब तक वह क्या है, उस चीजों को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें गुणा के सवाल सिखा रहे हैं हम। ठीक है, वहां पर हम क्या है, गुणा के सवाल सिखा रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या पहाड़े सिखाएंगे, तो वहां पर क्या उद्देश्य बताते हैं कि देखो अगर तुम्हें इस प्रकार के सवालों को हल करना है तो आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो छात्रों के दिमाग में बात आ जाती है, उनका एक हेतु, उनका प्रयोजन हो जाता है कि मुझे इस प्रकार के सवालों को हल करना है, अतः मैं पहाड़े याद करूंगा। ठीक है, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत समझ गए? जी सर। उसके बाद है चुनाव का सिद्धांत। इसमें क्या है, मनुष्य का जीवन काल अत्यंत कम है और ज्ञान का विस्तार असीम है, अतः पाठ्य सामग्री में संसार की अपार ज्ञान राशि में से अत्यंत उपयोगी वस्तुओं को चुनकर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या है कि आपको लगा दिया क्लास में पूरी की पूरी एक नोवेल पढ़ो, रघुवंश पढ़ो। अब क्या है, रघुवंश पूरा पढ़ तो ले व्यक्ति, चलो पढ़ ले, एक बार उसने पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसे चुन चुन कर बतानी है। समझ के, उसे आपने पूरी किताब पढ़ा दी, उसने पढ़ ली, उसके कहानी जो है उसके दिमाग में फिक्स हो गई, लेकिन उसमें क्या मेन बात थी, उसमें क्या पॉइंट रहे होंगे, उन पाठ्य वस्तुओं का, उन पाठ्य बिंदुओं का आप चयन करके छात्रों को बताएं। ठीक है, छात्रों को नहीं पता, उन्होंने तो एक बार में एक तरफ से कविता पढ़ी, 4 पैराग्राफ थे, चारों के चारों पढ़ लिए, उनके कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको क्या करना है, उन्हीं को पढ़ाना है। कैसे कि उसमें से जो जो पॉइंट है उन चीजों को पढ़ाओ, बाकी सारा मत पढ़ाओ, क्योंकि सारा पढ़ाने में तो टाइम भी बहुत जाता है। ठीक है, तो क्या जी है, सर, और बच्चे जो काम कंफ्यूज की चीज है, हाँ जो काम की चीज है केवल उन्हीं को पढ़ाओ। ठीक है, तो रघुवंश पूरा ना पढ़ाकर रघुवंश के दूसरे या पहले सर्ग को पढ़ाना। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा ना पढ़ाकर उसके चौथे अंक को पढ़ाना, इसी का ही एक भाग है। ठीक है, उसके बाद विभाजन का सिद्धांत आता है। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण पाठ्य वस्तु बालक के सम्मुख एक साथ नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसे उचित खंडों, अनुवृत्तियों अथवा इकाइयों में विभक्त किया जाना चाहिए। अनुवृत्तियां ऐसी हो जैसे कि सीढ़ियां होती है, इन्हें जैसे जैसे बाल पार करता जाए वह उन्नति करता जाए। ठीक है, अब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते समय क्या है कि एक ही बार में सारा ज्ञान नहीं उगल देना कि लो जी ये, अब जब सारा ज्ञान एक ही बार में उगल दोगे तो बच्चा भी कंफ्यूज आ जाएगा, अरे ये क्या बता दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, हमें छोटा छोटा कदम, छोटे छोटे स्टेप लेके उन चीजों पे आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको शिक्षण के सिद्धांत, तो आपको पहले क्या बताया, पहले शिक्षा बताया कि शिक्षा क्या होता है। ठीक है, शिक्षा बताने के बाद शिक्षा की परिभाषाएं बताई। ठीक है, फिर शिक्षा के क्या अलग अलग आचार्यों के द्वारा बताया कि उनके द्वारा क्या होती है शिक्षा। ठीक है, फिर शिक्षण शास्त्र बताया कि शिक्षण शास्त्र क्या होता है। जब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो फिर शिक्षण शास्त्र के हम सिद्धांतों पर आ गए कि हाँ भैया कि ये सिद्धांत होते हैं। तो एक एक
कदम हम आगे बढ़े हैं, तब जाके हमें ये चीजें समझ में आ रही है। यदि हम डायरेक्ट में ही, मैं शुरू में ही ये कहता कि भैया विभाजन का सिद्धांत संपूर्ण पास वस्तु बालक के समूह एक साथ नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसे उचित खंडों में बांट देना चाहिए, तो तुम्हें ही समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम है कहाँ पर, क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसी समस्या हो जाती है। तो इनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे कई जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, उसे एक तरफ से स्टार्ट करो, एक छोटे छोटे ज्ञान को लेकर, फिर वो बड़े ज्ञान की तरफ जाए। ठीक है, समझ में आ गया विभाजन का सिद्धांत? महोदय। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बार बार उसकी आवृत्ति कराई जाए। ठीक है, आवृत्ति का मतलब तो जानते ही है कि बार बार एक ही चीज को पढ़ाना। तो छोटे बच्चों को क्या करते हैं हम, छोटे स्कूल में जाके चलो भैया खड़े हो जाओ, दो का पारा बार बार याद करवाते हैं। हाँ, तो क्या होता है उनके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाता है ना कि बस पूरी जिंदगी उनको याद रहे, चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई चीजों को भूल जाए, लेकिन उस नर्सरी में पढ़े हुए दो को पहाड़े को नहीं भूल पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति कई बार कर चुका होता है। ठीक है ना, हमको गिनतियां इतनी अच्छे से याद हो जाती है कि बस 56 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5-6, लेकिन हम विश्वविद्यालय की चीजों में कोई कह दे कि ग्रह निर्माण है, अगड़म चगड़म ऐसे कुछ लिखने को कह दिया जाए तो हम सोचते हैं अरे इसमें ई की मात्रा ऐसे चढ़ेगी, ऊ की मात्रा ऐसे चढ़ेगी, तो सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आवृत्ति नहीं करी होती है, लेकिन हमें वो छोटी छोटी चीजें जिसकी हम आवृत्ति करते हैं वो हमें कंठस्थ हो जाती है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत थे, समझ में आ गए? जी सर। जी सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़े शिक्षण सूत्रों की ओर। टाइम कितना हो गया? अरे टाइम तो अभी 15 मिनट है। ठीक है, तो हम शिक्षण सूत्र देखते हैं। ठीक है, पढ़ाने के तरीकों की शिक्षण शास्त्र में हमें यही बताना है कि हम पढ़ाए कैसे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सूत्रों का निर्माण किया गया। सूत्र किस लिए निर्माण किए जाते हैं कि जल्दी से याद हो जाए, और उनका अर्थ भी जो क्या होता है गंभीर्य युक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शिक्षण सूत्र है, हम उन्हें देखते हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। ठीक है, क्या कहता है इसमें? बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए यदि नया ज्ञान प्रदान किया जाता है तो बालक उसे अपने सीखने में रुचि व प्रेरणा प्राप्त होती है। मनुष्य सामान्यतया इसी क्रम से सीखता है, इसलिए अध्यापक को अपनी पाठ्य सामग्री को इस क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि जो बच्चे को पहले से पता है, ठीक है, पहले आप वो चीज बताओ। ठीक है, फिर उससे जो नया ज्ञान जो तुम देना चाहते हो उससे लिंक करके बताओ, तो बच्चा क्या है उस पुराने ज्ञान के साथ साथ में उस नए ज्ञान को भी सीख लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसे कई चीजें पता है, जो उसे पहले से पता है वो तो चीजें ठीक है, अब उसको कुछ चीजें नहीं पता, जो नहीं पता उन चीजों को सिखाने के लिए जो उसे पता है उसके साथ उसको संबंध कर दो, उससे उसको जोड़ दो। ठीक है, तो वो आगे समझ जाएगा। जैसे मैथ में मैंने बताया था, उसे क्या है गुणा करना आ गया। ठीक है, मतलब गुणा करने से तात्पर्य उसे पहाड़े प्रयोग करने आ गए। ठीक है, तो जब आप बताओगे कि आपने गुणा ऐसे ऐसे करी थी ना, अब इससे संबंधित आप उसे भाग के सवाल में बता दो कि जैसे आपने वहां पे इन पहाड़ों का प्रयोग करा था लगभग उसी के जैसा यहाँ पर भी प्रयोग होगा, तो वो उसी के साथ साथ भाग के सवाल भी सीख जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है सरल से कठिन की ओर चलो। दूसरा सूत्र, पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके सरल भागों का ज्ञान पहले करवाया जाए तथा धीरे धीरे कठिन भागों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, हम देखते भी है कि अगर हमने पहले कोई सरल चीज पढ़ ली है हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड होगा तो हम फिर उसे पकड़ लेंगे, फिर उससे हार्ड, तो क्या क्रमबद्धता बनी रहती है, उससे क्या है बच्चा सीख जाता है ना, सरल से कठिन की ओर। क्योंकि सरल चीजें तो उसे आती हैं, कठिन चीजें नहीं आती, तो सरल से लिंक करते हुए जब आगे बढ़ते चले जाओगे तो उसे कठिन चीजें भी आ जाएंगी। समझ गए? जी सर। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। स्थूल क्या है?
सूक्ष्म तथा अमूर्त विचारों को सीखते समय उसका प्रारंभ आसपास की स्थूल वस्तुओं तथा स्थूल विचारों से करना चाहिए। बालक की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ठीक है। अब क्या है, जब आप उसको कोई चीज पढ़ा रहे हो, जैसे हम संस्कृत पढ़ाते हैं ना, तो संस्कृत पढ़ाते समय हम स्थूल चीजों का प्रयोग करते हैं। शुरू में आपको दिखाएंगे एक एक चीज करके, पश्यतु एतत् ये फेनकम अस्ति, एतत् कंकतम अस्ति, छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं। तो क्या स्थूल तरीका है, स्थूल। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर की डीप चीजों का बाद में ज्ञान कराते हैं, उसके बाद सहत होते हैं, इन चीजों का पढ़ाते हैं, क्रमशः करते हैं। तो पहले स्थूल चीजें आपने सीख ली है, तो उसके आधार पर ही फिर आप सहत होते हो भी सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि स्थूल चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको पता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप नई चीजों को जब उनके साथ जोड़ोगे तो बच्चा उनसे सीख लेता है, फिर उसमें वो सूक्ष्मता को प्राप्त करने लग जाता है। ठीक है। फिर अगला है विशेष से सामान्य की ओर चलो। ठीक है। इसमें क्या है, किसी सिद्धांत की विशेष बातों को पहले रखो, फिर उनका सामान्यकरण करना चाहिए। जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण, छंद व अलंकार की शिक्षा देते समय इसी क्रम को अपनाना चाहिए। आगमन प्रणाली भी इसी प्रकार की होती है। मैंने आगमन बताया था ना, आगमन क्या होता है, आगमन क्या होता है? हेलो, आवाज जा रही है? आना आना। आगमन प्रणाली मैंने बताई थी, आगमन प्रणाली, आगमन विधि। सर निगमन विधि, आगमन और निगमन दोनों बताई थी ना। सर निगमन का मतलब होता है कि पहले नियम को बता देना, फिर उसके बारे में आगे बताना। हाँ, और आगमन में जी फर्स्ट एग्जाम्पल्स देना और उसके बाद उसका सर उदाहरण देकर बताना। हाँ, तो वही कह रहा है कि पहले आप विशेष बता दो। विशेष क्या है, जो उसमें मुख्य बातें हैं। ठीक है। जैसे आप उदाहरण वगैरह से उन चीजों को सिद्ध कर दो। ठीक है। फिर उसको सामान्यीकरण की ओर ले जाओ। फिर उसको सामान्यीकरण कैसे होगा, उसके नियमों के द्वारा। पहले आपने सारी चीजें बता दी कि हाँ भैया ये ऐसे ऐसे, आपने वाक्य रख दिया कि महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है। उसके बाद आपने छात्रों से क्वेश्चन किया कि इन दोनों वाक्यों में नाम पद कौन कौन से हैं। तो छात्र बताते हैं कि इसमें दशरथ नाम है, राम नाम है, ये 2-4 नाम बता के फिर आप कहोगे कि इन नामों को हम व्याकरण में क्या कहते हैं। छात्र जवाब देंगे कि इन नामों को संज्ञा कहते हैं। तो जब वो संज्ञा तक पहुंच जाएंगे फिर आप कहोगे कि हाँ, आज हम इस संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आप बताते हो कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो ये क्या है, विशेष से सामान्य की ओर ले जाना। ठीक है। उसके बाद अनुभव से तर्क की ओर ले चलो। ठीक है। अब इसमें क्या है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा बालक यह तो जान लेता है कि अमुक वस्तु कैसी है, किंतु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसी क्यों है। बार बार निरीक्षण व परीक्षण से वह इन कारणों को भी जान जाता है। ठीक है। अर्थात वह अनुभव से तर्क की ओर बढ़ता है। बालक के अनुभूत तथ्यों को आधार बनाकर धीरे धीरे निरीक्षण व परीक्षण द्वारा उसकी तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के पास अनुभव तो बहुत सारे पहले से रहते ही हैं। ठीक है। आपने जैसे मैंने वो बच्चे वाला बताया था कि बच्चा आग से डरता है, तो क्या है, पहले उसके पास अनुभव है कि ये चीजें ऐसे होती हैं कि सर एक बार जल चुका हो जैसे कोई बच्चा। हाँ, वो जल गया, हल्का सा जल गया, उसे पता है कि ये गर्म है। ठीक है। तो उसको अनुभव है, लेकिन उसे अभी उसका तर्क नहीं पता कि वो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर उसी में यही बताना चाह रहा है कि उस अनुभव का प्रयोग करते हुए उस छात्र को बताओ। तो वो क्या कहेगा, अनुभव से तर्क की ओर ले जाना कहलाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, व्याकरण में हम सीखते हैं ना लोप संज्ञा। लोप संज्ञा सीखते समय हम यही इस चीज का प्रयोग करते हैं, अनुभव से तर्क की ओर। क्यों?
क्योंकि वहां पर कहता है कि आप जब लोप संज्ञा पढ़ते हो तो वो कहता है कि भैया तो हो गया जी, किसका लोप? तो फिर वहां पर बताता है कि अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप, जो विद्यमान वस्तु है उसका ना दिखाई देना लोप संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब विद्यमान वस्तु है लेकिन वह दिखाई नहीं दे, उसको हम लोप संज्ञा कहेंगे। तो हम वहां पे अनुभव का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हवा देखो, हवा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसका लोप हो जाता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर लोप हो रहा है। ऐसे ही हम वहां पर लोप संज्ञा का प्रयोग करो कि वहां पर कोई शब्द है, ठीक है, वो अंतिम में हलंत वाला शब्द है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसका लोप हो जा रहा है, तो वहां से वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे लोप संज्ञक कहते हैं। तो ये क्या है, अनुभव से तर्क की ओर पढ़ाना। समझ गए, अनुभव से तर्क की ओर। जी सर। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर चलो। बालक के सम्मुख उसकी समझ में आने वाली योग्यपूर्ण वस्तु या तथ्यों को रखना चाहिए। इसके बाद उसके विभिन्न अंशों के विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना है तो पहले उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा बाद में उसके जड़ों, पत्तियों, फलों आदि का परिचय अलग अलग करवाया जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण भी इसमें दे ही दिया है कि आपको किसी चीज का ज्ञान कराना है, किसी पूर्ण चीज का ज्ञान कराना है, तो पहले आप उसको पूरे का पूरा वैसे दिखाओ उसे कि हाँ भैया ये ऐसी होती है। ठीक है, फिर आप उसको चकाटा छाटी करो कि इसमें ये चीजें अलग होती है। जैसे आपको शरीर विज्ञान बताना है, ठीक है, तो आप पूरी बॉडी को पहले आपको फेस दिखाओगे कि हम पूरा ये इतना होता है, पूरी बॉडी ये होते हैं। फिर इसमें से आप अलग अलग करके चीजों को दिखाओ कि हाथ ये अलग है, ये वाला हाथ अलग है, पैर अलग है। तो हम कैसे करते हैं ना, वो पढ़ाते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, तो पहले आप बॉडी दिखाते हो, पहले पूरी बॉडी पूर्ण दिखाते हो, फिर उसमें आप अंश करते हो, हैंड को अलग करोगे, लेग को अलग करोगे, माउथ को अलग करोगे। तो क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान कराना। ठीक है, समझ में आ गया? आम महोदय। अस्तु तर्हि